ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। केंद्र सरकार देश में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास करना चाह रही है। हाल का कैबिनेट का डिसीजन जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा विस्तार का काम करने वाला साबित हो सकता है। दरअसल कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 5,872 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्रीय विद्यालयों के विस्तार और नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने पर खर्च किए जाएंगे। साथ ही नवोदय विद्यालयों का भी विस्तार किया जाएगा। केंद्र सरकार के कैबिनेट के फैसले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं के सुरेश। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं। लगातार हम कैबिनेट के फैसलों को देख रहे हैं और सरकार ने जो एक वादा किया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करना और साथ में सबका प्रयास, ये जो शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार का काम हो रहा है, सबको शिक्षित बनाने का काम हो रहा है, ये भी इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। क्योंकि जब देश शिक्षित होगा, यंग प्रोफेशनल शिक्षित होंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। हर्ष जी, मैं पूरी तरह आपके साथ सहमत हूं। मैं ये मानता हूं कि शिक्षा, सिर्फ शिक्षा सब लोगों तक पहुंचे ये नहीं है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे। अगर आपने आज के दोनों फैसले लिए, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय को लेकर हो या नवोदय विद्यालयों को लेकर हो, ये दोनों गुणवत्ता पर जोर दे रही है। जब सरकार भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कहती है, तो ये विश्व गुरु जो है ये क्वांटिटेटिव नहीं है, यानी कि संख्या इतने स्कूल खुल गए उसके आधार पर नहीं है। वो स्कूल किस तरह के स्कूल है, हमने भी देखे। एक समय था जब बच्चों को पेड़ के नीचे जो है बैठ के पढ़ना पड़ता था, टेम्पररी स्ट्रक्चर में, टेंट में, तंबू गाड़कर जो है पढ़ना पड़ता था। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो साथ में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है। एक शिकायत कई बार लोगों का रही है कि पूरा जोर जो है हम लोग उच्च शिक्षा पर दे रहे हैं, IITs, IIMs, एम्स, इस तरह के बड़े बड़े संस्थाओं पर। लेकिन अगर बुनियाद को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। मैं समझता हूं कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय पर जो निवेश किया जा रहा है, ये सचमुच जो है, इसमें 2-3 लाभ मुझे देखने को मिलता है। एक, याद रखें कि केंद्रीय विद्यालय जो संख्या में लगभग 85 नए और एक जो है शिवमोगा में जो है उसको 2-2 सेक्शंस हर क्लास में जोड़कर उसका विस्तार की बात की गई है। तो ये जो 85 नए जो हैं, जिसमें 13 केंद्रीय विद्यालय जम्मू कश्मीर में जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि केंद्र के लिए जम्मू कश्मीर कितना महत्वपूर्ण है, वहां के जो आवाम हैं उनके लिए कितने सहूलियत प्रदान करना उसके प्राथमिकता में है, जबकि वो आज भी यूनियन टेरिटरी है। और उद्देश्य क्या है, उनको, स्टूडेंट्स को, छात्रों को अफोर्डेबल हाई क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको मिले। इसमें बच्चों को तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रहा है, तो दूसरी तरफ लगभग 5,328 रेगुलर पोस्ट निकलेंगे, जिसमें शिक्षक भी होंगे और नॉन टीचिंग स्टाफ भी होगा। यही नहीं, इसके सिवाय कई लोगों को इससे जुड़े हुए आपको नौकरियां मिलेंगी। कोई पार्ट टाइम, तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पैसा लगता है, कितने मजदूरों के लिए, कितने स्किल्ड अनस्किल्ड लेबरर्स के लिए, कितना लोकल फैसिलिटीज, ये सब अलग बात है। तो मैं समझता हूं कि इस सरकार का एक बहुत बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे रहा। और ये हम इसे कहते हैं कि ये जो 2022 से लेकर 2047 जो अमृत काल जिसको कह रहे हैं, इसमें 25 वर्ष के दौरान हम एक डेवलप्ड कंट्री, यानी कि विकसित भारत बनेंगे, एक विकसित राष्ट्र बनेंगे। तो उस दिशा में शिक्षा को, यानी कि हमारे बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं कि उस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम आज लिया। अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें कि इस समय कुल 1,256 केंद्रीय विद्यालय कार्यरत हैं, जहां बच्चों की पढ़ाई हो रही है, जिसमें से 3 विदेशों में है। एक केंद्रीय विद्यालय मॉस्को में है, एक केंद्रीय विद्यालय तेहरान में है और एक नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और 85 नए खोले जाएंगे, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला है। और काफी सारे जो केंद्रीय विद्यालय हैं, केवीज हैं, उनमें सेक्शंस बढ़ाकर उनके विस्तारीकरण का काम भी किया जाएगा। और केजी, आपने जैसा बताया कि जम्मू कश्मीर पर बहुत खास ध्यान है। सरकार ने वादा किया था कि 370 हटने के बाद विकास की दौड़ में देश के बाकी राज्यों के साथ वो कदम ताल मिलाएगा। और इसमें सरकार के सहयोग की जरूरत है। और वहां जो सबसे ज्यादा केंद्रीय विद्यालय खोले जा रहे हैं, ये उसी दिशा में एक बड़ा प्रयास है
क्योंकि जैसा आपने बताया कि केंद्रीय विद्यालय न सिर्फ संख्या बल पर जोर देते हैं बल्कि उच्च गुणवत्तापूर्ण संख्या पर इनका जोर रहता है। आपने बड़े नजदीक से देश की शिक्षा व्यवस्था, देश के युवाओं को देखा है। आज जब हमारी जीडीपी 5वीं बड़ी जीडीपी है, हम जल्दी ही 3री का टारगेट कर रहे हैं, ऐसे में आज के युवाओं से शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या अपेक्षाएं हैं और साथ ही कि उनको उस आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सरकार क्या सहूलियतें और दे सकती है? मैं समझता हूं कि मैं लगभग 35 वर्ष से मीडिया के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं और इन 35 वर्षों में मैंने बहुत करीब से देखा है कि शायद ही इतने महत्वाकांक्षी योजनाएं युवाओं के लिए, ये नहीं कि सिर्फ उनको रोजगार देना है, बल्कि उनको किस तरीके से स्किल्स के माध्यम से कौशल विकास उनका करके उनको हम किस तरीके से उनको जॉब ही नहीं, उनको कैसे हम स्वरोजगार की तरफ भी ले जा सकते हैं। यानी कि स्टार्टअप जैसे स्टार्टअप वेंचर्स, स्टार्टअप इंडिया जैसे बहुत सारे नए अभियान शुरू किए जिससे सीड फंडिंग दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए गए। विद्यार्थियों के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स खोले गए। आपके विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन लैब्स खोले जा रहे हैं। उद्देश्य ये है कि जो उद्यमिता हर विद्यार्थी के अंदर हो कि वो रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने की क्षमता रखें। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। जरूरी भी है। जब हम हमेशा कहते रहे कि हम एक सर्विस प्रोवाइडर मुल्क हैं, वहां से हटकर अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना ही पड़ेगा। तभी जाकर चीन जैसे मुल्क जो मैन्युफैक्चरिंग पर जिन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया, हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। तभी जाके मेक इन इंडिया जैसे जो है आंदोलन छेड़ा गया है, जिसके चलते आज सभी को सक्षम बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि उसी दिशा में ये जो स्कूल एजुकेशन को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से जो विद्यार्थी आएंगे यही यूनिवर्सिटी में आएंगे, यही जाके आईआईटीज में जाएंगे, आईआईएम्स में जाएंगे। अगर हमें ब्राइट स्टूडेंट्स को नर्चर करना है तो मैं समझता हूं इसमें आप देखिए, ये नवोदय स्कूल को आजकल पीएम श्री विद्यालय भी कहा जाता है जी। यानी कि उनको रेसिडेंशियल है और उसमें पिछड़े जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों के सभी विद्यार्थियों को बराबर का पढ़ाई में मौका मिले, कोई वंचित ना रह जाए। देखिए, केंद्रीय विद्यालय तो आप कह सकते हैं कि चलिए केंद्रीय सरकार के जो मुलाजिम हैं उनके बच्चों के लिए, और जो ट्रांसफरेबल पोस्ट में हैं उनके बच्चों के लिए, और फ्लोटिंग पॉपुलेशन के लिए रखा जाता है। लेकिन नवोदय विद्यालय तो ऐसा नहीं है। नवोदय विद्यालय तो सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है गरीब, पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति, जनजाति, अक़लियतों के बच्चों को किस तरीके से बराबर का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और याद रखें, आंकड़ों ने यह साबित किया है कि लगातार नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों ने, केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने, चाहे वो 10वीं का बोर्ड हो या 12वीं का बोर्ड हो, इनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो काबिले तारीफ रहा है। सबसे टॉप रैंकिंग्स में ये बच्चे आए हैं। तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन को ग्रूम करना, जो आगे जाके जो जिसका आप जिक्र कर रहे थे, विकसित भारत का नेतृत्व प्रदान करने का, अलग अलग क्षेत्रों में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाजशास्त्र के क्षेत्र में, अकादमिक क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में, उसके लिए एक नई पीढ़ी को तैयार करने का भी जो जिम्मेदारी है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमने अपनाई है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इन्हीं सब कौशल को, इसी सब जो मेधा है, जो मेधावी विद्यार्थी हैं, उनके लिए प्रोत्साहित। तो मैं समझता हूं कि ये दो फैसले जो है बहुत ही सकारात्मक है। शिक्षा की बात कर रहे हैं और यंग प्रोफेशनल्स के लिए क्या कहना है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का, आइए सुनते हैं। बहुत बड़ा फैसला लिया गया नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने का। ओवरऑल केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय का मिला के 8,232 करोड़ रुपीस हैव बीन सैंक्शनड बाय द कैबिनेट, बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पीएम श्री, उसमें केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय को एग्जाम्पलर स्कूल्स के हिसाब से सारे के सारे केंद्रीय विद्यालय और सारे नवोदय विद्यालय को पीएम श्री स्कूल्स में डेजिग्नेट किया गया है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन का वहां पे एक तरीके से मॉडल बने, सो दैट द स्कूल्स कैन स्टार्ट फॉलोइंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आपने के जी बात की एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी। आपने देखा होगा कॉलेज में अभी बच्चे आ रहे हैं, इन स्कूलों में, राज्यों में इसको अभी लागू कर दिया गया है। क्या अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, इसे लागू करने को लेकर, जिसके बारे में आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे?
विश्वविद्यालयीन जो शिक्षा है, खासकर एनईपी अभी स्कूल लेवल पर अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर बहुत प्रगति कर चुका है। विद्यार्थी तो चौथे वर्ष में पहुंच चुके हैं। आपके जो इंटरडिसिप्लिनैरिटी और मल्टीडिसिप्लिनैरिटी है, इस पर इतना फोकस दिया गया है। रिसर्च, शोध पर इतना फोकस दिया गया है। विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन फ्लेक्सिबल हो गया है। अगर एक साल आपका छूट जाता है तो पहले छूट गया तो छूट गया, फिर कभी आप उसे रिकवर नहीं कर सकते हैं। आज आपका जो एक साल का जो मार्क है वो एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक में जमा हो जाता है, जैसे आपका पैसा जमा होता है, और बाद में आप उसी क्रेडिट को उठाकर कहीं और अपना शिक्षा को जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप उसको जो है, तो इस तरीके के बहुत सारे प्रावधान हैं जो मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा को छात्र केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित बना दिया है। यानी कि विद्यार्थियों की सहूलियत को सबसे ज्यादा, टीचर की ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसको काफी जोर दिया गया है। शोध पर काफी जोर दिया गया है। इन सब से शिक्षा का गुणवत्ता जो है वो काफी हद तक बढ़ेगा, ये मेरा मानना है। और वैल्यू एजुकेशन, आखिरकार वो शिक्षा किस काम का जो एक अच्छा नागरिक को ना पैदा करे, इसलिए उस पर भी जोर दिया गया है। बहुत संतुलित एक पूरा एक पॉलिसी बनाई गई है। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रिठाला और कुंडली को जोड़ने के लिए चौथे फेज की मेट्रो परियोजना को भी मंजूरी दी है, जो कि 26 किलोमीटर की होगी। इसके बनने के साथ ही दिल्ली का हरियाणा के साथ और बेहतर संपर्क हो जाएगा। के जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि दिल्ली मेट्रो वैसे ही विश्व के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क्स में से एक है, और ये और उसको मजबूती देगी। और हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन का एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे शहर में। आबादी क्योंकि बढ़ती जा रही है, दिन दूनी रात चौगनी, जगह सीमित है, तो ट्रांसपोर्ट पर बहुत बड़ा जोर पड़ता है और उसके कारण प्रदूषण भी बढ़ता है। मैं समझता हूं कि मेट्रो जब कनेक्टिंग आपके आसपास के शहरों के साथ, जिसको यानी कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीआर जिसे हम कहते हैं, इसको जब कनेक्ट करेगी तो काफी बहुत बड़े संख्या में लाखों पैसेंजर्स के लिए जो है, ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा उपहार है। और इससे जो है जो कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन जो है वो काफी हद तक कम होगा। हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो नरेला, बवाना, रोहिणी के कुछ इलाके, इन क्षेत्रों में जो है लोगों को बहुत लाभ मिलेगा और लगभग 21 नए मेट्रो स्टेशंस इस नए एक्सटेंशन के अंतर्गत जो है तैयार किए जाएंगे। और यही नहीं, गाजियाबाद को जो है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में है, उसको जो है आप हरियाणा में नथुपुरा के साथ भी जोड़ेंगे, यानी कि 3 स्टेट्स को जो है जोड़ने का काम भी इस मेट्रो के माध्यम से होगा। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा रेड लाइन है ये मेट्रो का, जिसका एक्सपेंशन से बहुत सारे हमारे जो यात्री हैं उनको स्थानीय आवागमन में बहुत सुविधा भी मिलेगी और प्रदूषण में भी कुछ कमी आएगी। रिठाला कुंडली 26 किलोमीटर और 21 रेलवे स्टेशन, जाहिर सी बात है कि इससे एक ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति मिलेगी। साथ ही लोग अपने पैसे भी बचा पाएंगे, क्योंकि जब वो स्वयं की गाड़ी से नहीं चलेंगे और मेट्रो जैसी, और 4 साल के अंदर ये तैयार हो जाएगा जी। और यही वजह है कि भारत आने वाले दिनों में मेट्रो में नंबर 1 देश दुनिया का बन जाएगा। बिल्कुल। के जी सुरेश, आप आकाशवाणी स्टूडियो आए और आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक के.जी. सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSGtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।